दोस्तों, आज मैं एक अर्जेंटाइन टाइम थ्रिलर फिल्म द हेस्ट ऑफ द सेंचुरी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो एक सच्ची घटना पे आधारित है। ये कहानी शुरू होती है फिल्म का मेन कैरेक्टर फर्नांडो अरूजो से, जो एक आर्टिस्ट है और जूडो का ट्रेनर भी। वो एक बहुत ही साधारण सा जीवन जी रहा है, पर वो अपने हालात से बहुत खुश नहीं है और अभी भी अपने बेस्ट लाइफ के तलाश में है। ऐसे ही एक रात जब वो घर वापस जा रहा था, उसने सिगरेट पीने के लिए एक शेड के नीचे रुका क्योंकि भारी बारिश हो रही है। बारिश के पानी से सिगरेट बुझ जाने पर वो सिगरेट को रास्ते में फेंक देता है, जो पानी के साथ धीरे धीरे दूर चला जाता है और सामने बैंक ऑफ रियो के पास एक गटर में जाके गिरता है। कुछ उत्सुकतावश फर्नांडो गटर के पानी को फॉलो करता है और एक ब्रिज तक पहुंच जाता है, जहां नाले का सारा पानी आके जमा हो रहा था। वो फिर नीचे गटर में उतरता है और अचानक उसके दिमाग में पागलपन सा एक आइडिया आता है। अगले दिन फर्नांडो अपने सिविल इंजीनियर दोस्त सेबेस्टियन से मिलता है और फिर बैंक लूटने का प्लान बताता है। क्योंकि सेबेस्टियन भी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था, वो भी इस प्लान में शामिल हो जाता है, लेकिन उसका मानना यह था कि इस काम को अंजाम देने के लिए बहुत सारा सामान और कार की जरूरत होगी, जिसके लिए काफी सारा पैसा भी चाहिए होगा। इसलिए फर्नांडो अगले दिन एक फंडार का तलाश शुरू करता है और डियाब्जो नाम का एक दूसरे दोस्त से मिलता है और उसे भी प्लान बताता है। दुर्भाग्यवश उसके पास भी पैसा नहीं होता, इसलिए उसने फर्नांडो को अपने दोस्त मारियो से मिलने का सुझाव देता है, जो कि एक प्रोफेशनल चोर है। इसके बाद के दृश्यों में मारियो को देखा जाता है, जो रात में एक ऑफिस में घुस जाता है और बहुत ही आसानी से पैसा चुरा लेता है। पूरा घटना के दौरान वो थोड़ा बहुत चिंतित भी नहीं दिखता, जो दर्शाता है कि इस तरह की छोटे मोटे डकैतियों उसके लिए बहुत ही आसान है। अगले दिन फर्नांडो एक कैफे में मारियो से मिलता है और अपना प्लान बताता है। मास्टर चोर को इस प्लान में शुरू में कोई दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन फर्नांडो ने उसे ये कहकर मना लेता है कि अगर वो डकैती को अंजाम देता है तो उसे फिर कभी चोरी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर फर्नांडो उसे भी जगह पर ले जाता है जहाँ पे बैंक के ठीक नीचे एक मैनहोल होता है। मैनहोल के अंदर एक मापने वाला टेप डाल देता है। वो टेप का निचला भाग ढूंढने के लिए मारियो को नाली का नीचे भी ले जाता है। थोड़ी ही कैलकुलेशन करने के बाद फर्नांडो घोषणा करता है कि वो करोड़पति बनने से सिर्फ 18 मीटर दूर है। अगले दृश्य में फर्नांडो, मारियो, डियाब्जो चोरी पर आगे चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। वो बैंक में एक सुरंग खोदने का प्लान बनाता है, लेकिन अंदर के सभी कैमरों में मोशन सेंसर लगा हुआ है। हालांकि फर्नांडो का कहना यह था कि मशीन गतिविधियों का पता नहीं लगाता है, वो केवल तापमान में परिवर्तन का पहचान करता है, और इसलिए उसने स्लीपिंग बैग से एक सूट बनाया है जो उनके शरीर का तापमान को छिपाने का मदद कर सकता है। वो अब एकमात्र प्रॉब्लम ये रहता है कि उन्हें मालूम नहीं है कि बैंक की तिजोरी कैसे खोली जाए, इसलिए सब मिलकर कुछ और जांच करने का निर्णय लेता है। अगले दिन सेबेस्टियन और फर्नांडो प्लान के तहत बैंक पहुंचता है और अंदर जाने से पहले फर्नांडो बिल्डिंग के पीछे बैंक के पार्किंग लॉट में फोटो लेता है। इधर सेबेस्टियन अकाउंट खोलने का नाटक करता है, जबकि फर्नांडो बैंक के अंदर फोटो लेता है। दुर्भाग्य से जल्दी ही सिक्योरिटी उसे देख लेता है और वो पकड़ा जाता है। फर्नांडो जल्दी से निकलने का भी कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी ने उसे पकड़ लेता है और पूछताछ के लिए बेसमेंट में ले जाता है। हैरानी की बात यह था कि यह सब प्लान का हिस्सा था। ऑरलैंडो इस अवसर का उपयोग सेफ डिपॉजिट रूम का बारीकी से जांच करने के लिए करता है। इस बीच सिक्योरिटी ने कैमरा और उसके सभी सामानों को जांच करता है, लेकिन उसे कोई पक्का सबूत नहीं मिलता है और अनिच्छा के साथ उसे जाने देता है। बाद में पता चलता है कि फर्नांडो कैमरा से मेमोरी कार्ड निकालने में कामयाब हो गया था और सिक्योरिटी को यह बात भी बिल्कुल पता नहीं चला। बाद में फर्नांडो और सेबेस्टियन ने फोटोज और अपनी मेमोरी का उपयोग करके बैंक का फ्लोर प्लान बना लेता है। फर्नांडो फिर बैंक की छोटे कमरे का अंदर की घुसने का भी प्लान बनाता है। इसके बाद साइकिल के टायर में एक निशान लगाता है और उसे घूमने का संख्या का हिसाब करके मैनहोल और बैंक के बीच की दूरी को भी नापता है। अगले दिन फर्नांडो अपनी ज्योमेट्री का ज्ञान लगाकर कैलकुलेट कर लेता है किस एंगल से जमीन खोदना पड़ेगा बैंक तक पहुंचने के लिए। ये भी पता चलता है कि ग्रुप ने जो पैसा चोरी करने के लिए तय किया है वो इंश्योर्ड है, इसलिए बैंक के अलावा किसी को भी उनकी वजह से लॉस नहीं उठाना पड़ेगा। उस रात फर्नांडो और सब मिलकर गटर में जाता है और सुरंग को खोदना शुरू करता है। अगले दिन एल्बर्ट नाम का एक आदमी को फिर से भाड़े पे लिया जाता है, जो डकैती में इस्तेमाल होने वाली कार का देखभाल करेगा। लेकिन अभी भी ऑरलैंडो और गुड को 400 लॉकर खोलने का रास्ता नहीं मिला था। वो शुरू में ब्लॉ टॉर्च का इस्तेमाल करके सोचा था, लेकिन उससे वो एक बॉक्स खोलने में 1.5 मिनट और कुल 7 घंटे लगने वाले थे। इसलिए फर्नांडो एक लॉकर किराए पर लेकर बारीकी से जांच करने का सुझाव देता है। अगले दिन मारियो उस बैंक की दूसरी शाखा में जाता है और एक सेफ डिपॉजिट लॉकर किराए पर लेता है। इसे खोलने के समय वो लॉकर की बारीकी से देखता है। इसके बाद मारियो और उसके साथी एक वैन चुराता है और अपने घर के बाहर अल्बर्ट का वेट करता है, लेकिन कुछ ही देर में वहां पुलिस पहुंच जाता है। दोनों घबरा जाते हैं, ये सोचकर कि वो पकड़ा जाएगा, लेकिन लकीली अल्बर्ट और उसकी पत्नी वहां पहुंच जाता है और पुलिस को बताता है कि ये दोस्त है। इधर ग्रुप के सारे सुरंग की खुदाई जारी रखता है, पर एक दिन एक्सीडेंट से ड्रिल मशीन टूट जाता है। फर्नांडो ने इस घटना को नजरअंदाज कर देना है और कोई नई ड्रिल खोलने का सोचता है, लेकिन इससे मारियो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो पहले से ही इस प्रोजेक्ट में बहुत सारा पैसा खर्चा पूरा किया था। उस रात फर्नांडो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और वो एक साथ आकाश देखता है। वो तारे के बारे में करते हैरान होता है कि किस तरह से तारे जो अभी नहीं है लेकिन आसमान में दिखते हैं, क्योंकि उसके प्रकाश लाखों साल बाद पृथ्वी तक पहुंचता है। हमें लगता है कि वो मौजूद है, लेकिन असल में वो चला गया है।
यही बात से अचानक फर्नांडो को कोई नई आइडिया मिल जाता है और वो तुरंत मारियो के घर पहुंचता है। फर्नांडो उसे बताता है कि उसे सोल्यूशन मिल गया है। उनका कहना यह है कि बैंक जब खुला हुआ रहता है और बंद रहता है, दोनों समय सुरक्षा तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन दोनों समय अलग अलग सिस्टम से सुरक्षा दिया जाता है। छोटे मोटे चोरी के लिए बैंक के पास जो सुरक्षा है, भारी भरकम सुरंग काट के डकैतियों के लिए अलग तरह का सुरक्षा दिया जाता है, लेकिन उनके पास दोनों एक ही टाइम में होने से रोकने का कोई उपाय नहीं है। फर्नांडो जब बैंक खुला हुआ रहता है उस दौरान बैंक में सामने से घुसने का प्लान बनाता है। जब सेफ्टी वॉल्ट खुला रहता है, इस तरह अलार्म और मोशन सेंसर से बचा जा सकता है। इससे पुलिस को ये आभास होगा कि वो छोटा चोर है जो छोटी मोटी चोरी की तलाश में है। फर्नांडो हर किसी को ये विश्वास दिलाना चाहता है कि चोरी करने के बाद वो सामने दरवाजे से निकलने के प्लान बना रहा है, ताकि पुलिस को सुरंग से भागने का संदेह ना हो। ये सब सुनकर मारियो खुश हो जाता है और उसे ये प्लान बहुत पसंद आता है। उसके बाद दृश्य डकैती तक पहुंच जाता है। हर कोई अपनी उंगलियों के निशान छिपाने के लिए उंगलियों पर गोंद लगा लेता है। सेबेस्टियन को गटर में भेजा जाता है, जहां पर वो अपना काम शुरू करता है, जबकि फर्नांडो और अन्य लोग अपना भेष बदल लेता है और मास्क पहन लेता है। उसके बाद वो सारे बैंक में प्रवेश करता है। कुछ ही देर में मारियो और डिअब्जो पहली मंजिल पर चढ़ा जाता है, जबकि फर्नांडो ग्राउंड फ्लोर पर अपना कब्जा कर लेता है। साथ ही वो अपने हथियार निकाल लेते हैं और सभी को जमीन पर लौटने का आदेश देता है। एक सिक्योरिटी गार्ड सीसी रूम से ये घटना देखता है और तुरंत पुलिस को सूचित करता है। तब पता चलता है कि फर्नांडो अपने वॉकी टॉकी से सिक्योरिटी की बात सुन रहा था। मारियो कैशियर को पैसा बैंक एक बैग में डालने के लिए कहता है, जो आदेश वो सुनता है। जब अल्बर्ट पार्किंग गेट पर ताला लगाने जाता है, इधर पुलिस बाहर पहुंचता है और ये देखकर फर्नांडो एक व्यक्ति को बंदूक के नोक पर पकड़ लेता है। फिर वो धमकी देता है कि अगर पुलिस ने बैंक में घुसने की कोशिश की तो वो इस व्यक्ति को मार डालेगा। इसके बाद फर्नांडो अंदर लौटता है और अपने साथियों को कहता है, डकैती का पहला स्टेज पूरा हो चुका है। जैसे ही मारियो ये सुनता है, वो एक महिला को बंदूक के नोक पर बंदी बना लेता है। सीसीटीवी रूम के सिक्योरिटी गार्ड को आत्मसमर्पण करने का आदेश देता है। गार्ड बाध्य रहता है और मारियो उसे बाहर छोड़ने से पहले उसकी बंदूक और मोबाइल फोन जब्त कर लेता है। इसके बाद डकैतों की टीम बैंक के सभी कैमरे को निष्क्रिय कर देता है। फर्नांडो छोटे कमरे में जाता है और कैबिनेट को हटाता है। दूसरी ओर से सेबेस्टियन दीवार तोड़ता है और सुरंग के माध्यम से बैंक में प्रवेश करता है। फिर दोनों अपनी कार से कुछ मशीन लाता है, लॉकर की ओर जाता है और मशीन को असेंबल शुरू करता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि सेबेस्टियन, जो कि असल में एक इंजीनियर है, एक ताप बिजली मशीन बनाया था जो 7 सेकंड में भीतर ताला तोड़ सकता है। जैसे ही सेबेस्टियन और फर्नांडो सभी लॉकर को तोड़ना शुरू करता है, हर कोई अपने घड़ियों का टाइम सेट कर लेता है। इस बीच पुलिस, मीडिया और बंदूकों के रिश्तेदार बैंक के बाहर जमा हो जाते हैं। पुलिस कैप्टन सुरक्षा गार्ड से बात करता है और अंदर की स्थिति को जानते हैं। उधर फर्नांडो और सेबेस्टियन लॉकर तोड़ना जारी रखता है। अचानक उन्हें छत पर पुलिस की चढ़ने की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद मारियो को सीसीटीवी रूम के गार्ड को फोन पर पुलिस कैप्टन का कॉल आता है, जो फोन उसने पहले ही गार्ड से ले लिया था। एक फ्लैश में पता चलता है कि फर्नांडो ने भी इस परिस्थितियों को लिए तैयार किया था, इसलिए उसने मारियो को बातचीत कैसे करना है उसकी भी तैयारी करवाया था। फिलहाल मारियो कैप्टन से बात करता है और उसे नागरिकों को मारने की धमकी देते हुए छत से सभी सेनाओं को हटाने का आदेश देता है। कैप्टन बाध्य होता है, लेकिन वो गुप्त रूप से पड़ोसी छत पर 2 स्नाइपर भेज देता है। फिर वो मारियो से उसकी मांगों के बारे में पूछता है और मारियो उसे बताता है कि वो मिनिस्टर से बात करना चाहता है। कैप्टन उसकी मांग पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है और उससे 1 घंटा का समय मांगता है। इस बीच फर्नांडो और सेबेस्टियन ने बहुत सारे लॉकर खोल लेते हैं और ढेर सारा कैश, सोना और अन्य कीमती गहना निकाल लेता है। बाहर पुलिस स्थिति का आकलन करते हैं। बैंक में प्रवेश के लिए केवल 2 रास्ते हैं, एंट्री गेट और पार्किंग लॉट। हालांकि उन्हें बंदूकों को कहाँ रखा गया है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने ये भी निष्कर्ष निकाल लिया कि ये महज छोटा मोटा चोरी का प्रयास है। थोड़ी देर बाद कैप्टन फिर से मारियो को फोन करता है और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है। उनका कहना है कि चोरों ने अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, इसलिए वो हल्की सजा से बच जाएंगे। कैप्टन उसे एक वकील देने का भी ऑफर करता है। इसके जवाब में मारियो कहता है कि वो इस बारे में अपने साथियों से बात करना चाहता है। इस दौरान फर्नांडो और सेबेस्टियन और भी बहुत सारे लॉकर खोल लेता है, जबकि पुलिस असह्य होकर बाहर इंतजार कर रहा था। तभी एक बुरी बंदक का फोन बजने लगता है और पता चलता है कि आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन मुबारक हो, लेकिन चुप रहो नहीं तो हम तुम्हें मार डालूंगा, मारियो कहता है। इसके बाद मारियो उसे जन्मदिन की बधाई देते हुए, जबकि डिअब्जो दूसरे बंदक से चॉकलेट लेता है और उसे देता है। स्नाइपर्स उन्हें महिला को जन्मदिन मनाते हुए देखता है और ये जानकारी कैप्टन को देता है, जिससे वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस बीच मारियो महिला का जन्मदिन के उपहार के रूप में आजाद कर देता है। वो फिर एक खिड़की के सामने झुक जाता है और कैप्टन को बताता है कि उसने 15 साल जेल में बिताया है और वो केवल तभी आत्मसमर्पण करेगा जब मिनिस्टर उसे आश्वासन देगा कि उसे हल्की सजा मिलेगी। ये सुनकर कैप्टन स्नाइपर को रुकने का आदेश देता है और मारियो खिड़की से दूर चला जाता है। तब पता चलता है कि वो असल में परीक्षा कर रहा था कि क्या पुलिस उसे गोली मार देगी। जल्द ही मिनिस्टर आता है और मारियो से बात करता है। हैरानी की बात यह है कि मारियो मिनिस्टर को गालियां देता है और उससे बात करने से इनकार कर देता है।
इसके बाद मारियो अपनी वकील से बात करना का मांग करता है। हालांकि जब कैप्टन वकील का नंबर मांगता है तो मारियो उससे एक बंधक का फ़ोन नंबर देता है। फिर वो अपना फ़ोन बदलता है और मिनिस्टर से खुद वकील बनकर बात करता है। इस तरह वो अपने चोर दोस्तों के लिए कुछ और समय का इंतजाम कर रहा था। इसके बाद मारियो ने सभी बंदूकों को पहली मंजिल पर ले जाता है, जबकि फर्नांडो और साथी सुरंग के सारे अपनी लूट का सामान ले जाना शुरू करते हैं। इसके बाद मारियो अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर देता है और तभी कैप्टन को संदेह होता है कि क्या ये असल में आत्मसमर्पण करने के लिए राजी है। तभी उसकी नज़र मैनुअल पर पड़ता है और उन्हें पता चलता है कि चोरों ने भागने का दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है। और इधर नाव पर लूट का माल रखने के बाद फर्नांडो पुलिस के लिए सभी हथियार लॉकर में छोड़ देता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि सभी हथियार वास्तव में बच्चों का खिलौना थे, क्योंकि फर्नांडो किसी को व्यक्ति को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। और फिर मारियो बंदूकों को पहली मंजिल पर छोड़ देता है और फर्नांडो के साथ छोटे कमरे में आके मिलता है। और अब सभी डरे हुए बंदूकों अपना अपना फोन उठाता है और अपने रिश्तेदारों से कॉल करता है। और इधर कैप्टन अभी प्लान केस को समझते हुए सेना की एक टीम को गटर में भेजता है, जबकि एक अन्य टीम बैंक के सामने गेट से धावा बोल देता है। फर्नांडो और मारियो ने जल्दी से सुरंग के सभी सबूतों को मिटा देता है और नाव में अन्य साथियों से मिलता है। एक अन्य फ्लैशबैक में पता चलता है कि फर्नांडो को भी पुलिस द्वारा गटर के बारे में पता लगाने की आशा थी, इसलिए उसने पानी के लेवल बढ़ाने के लिए पहले से ही एक बांध बना लिया था, जिससे वो मोटरबोट पर विपरीत दिशा में जा सकता था। और इस दौरान कैप्टन बैंक के कमरे छोटे जो है उसमें पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पे सुरंग की प्रवेशद्वार भी मिलता है। वहाँ पर उसे एक बम फिट किया हुआ मिलता है। हालांकि उसे जल्दी पता चल जाता है कि सभी हथियार और बम नकली है। दुर्भाग्य से कैप्टन के लिए बहुत देर हो चुका है, क्योंकि चोर पहले ही भाग चुके हैं। इस बीच फर्नांडो और साथी अपने चुराए हुए वैन में उस जगह से भाग जाते हैं और चोरी में इस्तेमाल हुए सारे सामान नष्ट कर देते हैं। फिर वो अल्बर्ट के घर जाते हैं और लूट का माल आपस में बराबर बांट लेते हैं। और अब कोई महीने बीत चुका था और ग्रुप के सारे अपने बेस्ट लाइफ का आनंद ले रहा था। पर एक दिन अल्बर्ट की पत्नी ने उसे धोखा देते हुए पकड़ लेता है। इससे वो इतनी गुस्सा हो जाती है कि वो पुलिस में रिपोर्ट कर देती है और उसे बैंक डकैती में चोर में से एक होने का दावा भी करती है। नतीजा ये होता है कि एक एक करके सभी चोर गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब फिल्म 7 महीने बाद के दृश्य में आता है। फर्नांडो को जेल से रिहा कर दिया जाता है और मारियो ने अपनी लग्जरी कार में उसकी स्वागत करता है। तब ये पता चलता है कि फर्नांडो ने इस परिस्थितियों के लिए भी तैयारी की थी जिसमें वो पकड़े जाएंगे। उन्होंने जानबूझकर सुझाव दिया था कि वो खिलौना हथियार इस्तेमाल करे ताकि किसी को चोट ना पहुंचाए, ताकि वो हल्की सजा से बच जाए। फर्नांडो और सब साथियों को अपनी लूट का एक बड़ा हिस्सा रखने को मिलता है, क्योंकि बैंक सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर में रखे गए पैसे और सामानों का रिकॉर्ड नहीं रखता था। बैंक का अनुमान था लॉकर में 25 मिलियन की कैश और गहने रखे हुए हैं, लेकिन पुलिस को केवल 1.17 मिलियन कैश और 8 किलोग्राम गहना ही मिला। चूंकि लॉकर में मौजूद वस्तुओं का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए पुलिस अपराधियों को खिलाफ कोई मजबूत मामला नहीं चला सका और वो बहुत ही आसानी से बच गया। इस तरह एक और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें, चैनल की मदद के लिए एक लाइक दे। देखने के लिए धन्यवाद।